हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट पीसीएम। सो गाइज, आपको यहाँ पर फिजिक्स का जेन्युइन कंटेंट मिलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का अध्याय नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी का जो पार्ट है, जो अपना आवेश वाला चैप्टर है, उसके फंडामेंटल्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेप्थ में जाकर के कई क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। यानी कि दोस्तों आपकी जो फिजिक्स है, आपकी जो फिजिक्स की किताब है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। जिसका पहला जो भाग है वो है स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या कहते हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी में यानी स्थिर वैद्युत यानी आवेश, यानी कि ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आवेश जब स्थिर होता है तो उस टाइम पर उसके आवेश के और उसके प्रभावों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि आवेश के स्थिर अवस्था में आवेश के बारे में जानकारी और उसका प्रभाव, यानी कि कोई आवेश अगर स्थिर है तो वो कौन कौन से प्रभाव क्रिएट करेगा, उन प्रभावों के बारे में जानेंगे तो उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो यहां पे मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो स्थिर अवस्था में आवेश तथा आवेश के प्रभावों का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि स्थिर अवस्था में जब आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा, उस टाइम पे आवेश के बारे में और आवेश के प्रभावों के बारे में, यानी कि आवेश कौन कौन से प्रभाव देता है, जैसे आवेश का विद्युत प्रभाव होता है, आवेश का चुंबकीय प्रभाव होता है, इन सारे प्रभावों का अपन डीपली जो अध्ययन करते हैं किस स्थिति में, जब आवेश स्थिर है, तो उस अवस्था को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आई होप आपको स्थिर वैद्युतिकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेश होता क्या है। जैसे अपन ने स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन में अपन ने यूज किया आवेश, तो व्हाट इज द चार्ज, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश होता क्या है, तो आवेश कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, आवेश एक गुण है। जिस प्रकार से एक इंसान ईमानदार होता है, यानी कि उसमें ईमानदारी का गुण है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसके प्रति वो अट्रैक्ट होते हैं, लोग सब लोग उसको अच्छे से अच्छी के पॉपुलर फेस मानते हैं कि वो बंदा ईमानदार है। ठीक इसी प्रकार से आवेश भी किसी ना किसी वस्तु का क्या है, गुण है। आवेश क्या है, किसी वस्तु या किसी पिंड या किसी कण का गुण है। कोई भी कण हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसका एक क्या गुण है, जिसके कारण वस्तु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि किसी वस्तु का एक ऐसा गुण जिसके कारण वो वस्तु क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। यानी कि जैसे मैं अगर आवेश हूं तो मैं अपने चारों ओर एक ऐसा मार्केट बना लूंगा जहां पर दूसरे आवेश आएंगे तो उनको या तो मैं धक्का लगाऊंगा या खींचूंगा। यानी कि कुल मिलाकर के मैं अपना एक एरिया क्रिएट करूंगा, जिससे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश क्या है, वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वो वस्तु क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा अन्य समरूप आवेशों पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाती है। यानी कि आवेश क्या, वस्तु का गुण है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और समरूप आवेश यानी खुद के जैसे अन्य आवेशों पर क्या करेगी, वो या तो आकर्षण बल यानी कि उसको या तो खींचेगी या फिर उसको धक्का मारेगी, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो आवेश एक किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में अन्य समरूप आवेश जब अपन उसके विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जनरली आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से दर्शा सकते हैं। अगर इसका ये एरिया है, मतलब क्यू का मार्केट इतना है, तो यहां पर मान लेते हैं Q1 आवेश है, तो Q2 आवेश यहां पर इसके मार्केट में, इसके एरिया में, यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, तो यहां पर ये या तो इसको धक्का मारेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक यानी कि आवेश को किस में मापते हैं, क्या जो इसको मेजरमेंट करने का क्या तरीका है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। यानी कि मुख्य रूप से आवेश को किस में मापते हैं बेटा, कूलॉम में मापते हैं। किस में मापते हैं, कूलॉम में मापते हैं। तो सबसे जो मेजरमेंट किया जाता है आवेश का वो कूलॉम में किया जाता है, क्योंकि ये एसआई मात्रक है। अधिकतर जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैं हिंदुस्तान का हूं तो
हिंदुस्तान कहूं तो अब हिंदुस्तान में तो अपन साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साइंस को अमेरिका के साइंस से, रसिया के साइंस से, सारी दुनिया के नॉलेज को एक जगह एकत्रित करने के लिए, जैसे कि हमारे देश के साइंटिस्ट विदेश के नॉलेज को समझ पाए, विदेश के साइंटिस्टों का नॉलेज इंडियन साइंटिस्ट समझ पाए, तो उनकी एक बेसिक लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है। जैसे अगर मेरे को हिंदी आता है, अगर आपको हिंदी आता है, तभी ना मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर मेरे को केवल इंग्लिश आता है और आपको इंग्लिश आता नहीं है, तो क्या मैं आपको समझा पाऊंगा? क्या समझा पाऊंगा? नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए अपन दुनिया के जो सभी साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कमेटी बना करके उन्होंने क्या कहा, आवेश को अपन कूलम्ब में मापेंगे। किसमें मापेंगे? कूलम्ब में। तो आवेश क्या है? आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम्ब होता है। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है फेराडे। क्या होता है? फेराडे। एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम्ब होते हैं। एक फेराडे अगर आप लेके आओगे तो उसमें 96,500 कूलम्ब आवेश हो गए। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? फेराडे। कौन सा? फेराडे। तो और आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। यानी कि आवेश को अगर छोटा मात्रक में मापना है तो फ्रैंकलिन में मापना पड़ेगा। फ्रैंकलिन को स्टेट कूलम्ब भी कहते हैं। स्टेट कूलम्ब अगर बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में यानी कि इसकी फिजिक्स लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको फ्रैंकलिन बोलते हैं। किस में बोलते हैं? फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन बहुत ही छोटा मात्रक होता है। अगर आप एक कूलम्ब के टुकड़े करोगे फ्रैंकलिन के अंदर, तो 3 गुना 10⁻9 फ्रैंकलिन हो जाएंगे। मतलब एक फ्रैंकलिन में ही इतने टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 3 के आगे आप 9 जीरो लगाओगे तब जाकर के एक कूलम्ब के टुकड़े करने पर इतने फ्रैंकलिन बन जाएंगे। इसी को आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक भी कहते हैं। यानी कि आवेश का जो सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है वो भी फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और एक कूलम्ब के अगर फ्रैंकलिन में टुकड़े करें तो 3 गुना 10⁹9 फ्रैंकलिन हो जाएंगे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन है वो कितना छोटा मात्रक है, और यहां पे आप कल्पना कर सकते हैं कि जो फेराडे है वो कितना बड़ा मात्रक है, क्योंकि एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम्ब होते हैं। यानी कि अगर आप एक फेराडे का टुकड़ा लेके आओगे तो उसमें 96,500 कूलम्ब हो गए। तो आई होप आपको ये मात्रक समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आवेश है, आवेश जो दोस्तों पैदा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है। किसकी वजह से पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। और जब इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है, मतलब आवेश का जो मूल गुण है, यानी कि जो उत्पन्न करने का जो मूल है, क्या? मूल। यानी कि जहां से आवेश आता है उसका मूल है इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। जैसे परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी हो गए, न्यूट्रॉन भी हो गए। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, तो इसके कारण आवेश उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वो उनके बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछे किसी कंपिटिटिव एग्जाम में कि किसी वस्तु पर आवेश के लिए मूल कारक कौन सा होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, कुछ भी आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको किस पे टिक करना है? इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि ये जो नाभिक में होते हैं तो इनको अपन निकाल नहीं सकते, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये कोई एक बॉडी है, ये कोई वस्तु है, इस पर जितने संख्या में यानी जितने पावर में प्रोटॉन है उतने ही पावर में इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने निकाल दिया, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो माइनस बाहर निकल गया। अगर माइनस बाहर निकल गया तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा या नहीं आएगा? मतलब माइनस की कमी आ जाएगी। माइनस की कमी को अपन धनावेश बोलते हैं। इस तरह से आवेश कुल 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो चक्रण कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन या तो स्थिर है, या गति कर रहा है, या त्वरित वेग से गति कर रहा है। यानी कि 3 सिचुएशंस हो सकती है। जब आवेश स्थिर हो तो क्या होगा? जब आवेश स्थिर होता है तो एक अपना मार्केट बनाएगा, जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि अगर कोई आवेश क्यों है, अगर ये आवेश है तो अगर ये स्थिर अवस्था में है तो अपने चारों ओर का एक एरिया सर्किल बनाएगा, जिसमें ये दूसरे आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये आवेश एक समान वेग से गति में है, यानी कि इसका वेग है वो एक समान वेग से गतिमान है, यानी कि
समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में आवेश को एक समान वेग से गति में कहा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो शून्य होगा। जब शून्य त्वरण से अगर कोई आवेश गति करेगा तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी कि उसके मार्केट में अगर आप विद्युत दूसरे आवेश को लेके आओगे तो उस पर भी धक्का लगाएगा, और अगर आप चुंबक लेके आओगे या कोई कंपास लेके आओगे तो उस पर भी बल लगाएगा। फॉर एग्जांपल, ये कोई वायर है, इसमें अगर करंट पास कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कंपास लेके आओगे तो कंपास की सुई विक्षेपित होगी, जैसा कि आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। यहां पे बात कर लेते हैं त्वरित वेग से गति। अगर कोई आवेश त्वरित वेग से गति है, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, वो ऐसे चल रहा है, यानी कभी इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो त्वरण है वो जीरो नहीं है, यानी कि समान समय अंतराल में वो अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि अपना मार्केट भी बनाएगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का भी मार्केट बनाएगा। विद्युत क्षेत्र होता है कि अन्य आवेश यहां पे आए तो उस पर बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि इसके ऐसे दायरे में अगर कोई चुंबक आए या कोई कंपास रखे तो उस पर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, यानी कि एनर्जी भी वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, यानी कि ऐसी तरंगे भी जनरेट करेगा जिसमें ऊर्जा निकल रही हो, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि फॉलोवर्स अगर बढ़ जाएंगे तो मैं महत्वपूर्ण क्लास भी लेके आऊँगा फिजिक्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि मेरा पहला क्लास है, और अगर इस क्लास में मेरा जो टारगेट है 50 के अगर लाइक्स अगर आपके आते हैं और व्यूज अच्छे से आते हैं, अगर आप शेयर करते हो, तो मैं इस फैंटास्टिक वे में आपको अच्छी से अच्छी फिजिक्स की क्लासें में अवेलेबल कराऊंगा। क्योंकि अपने देश में जो ये कंटेंट है ये बहुत महंगा कर दिया गया है। मतलब लोगों ने ये बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको आसानी से कोई डिलीवर नहीं कर पाता, उनको समझा नहीं पाता है। तो मेरा जो कोशिश है तो ये आपको फ्री में YouTube के माध्यम से आप तक शेयर करना है। अगर अच्छा लगता तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।